हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी 21। बच्चों, आप सभी का डियर स्टडी 21 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे थे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर का पहला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आप लोगों को मिल गया होगा। आप अपने ग्रुप में देखिएगा, और जितने भी बच्चे नए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। आपको वहाँ पर क्लास 10 साइंस हिंदी में जो वीडियो होगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको पहला चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। आज ही हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रखा था हम लोगों ने। उसमें से दो चीज़ छूटा हुआ था। उपचयन अभिक्रिया का जो प्रभाव है, जिसमें हम लोग संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दो चीज़ों को देखेंगे। और इसी के साथ आज आप लोगों को इसमें बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपके एग्जाम में लगातार पिछले कई सालों से पूछा जाता रहा इससे क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, एंड वेलकम यू अगैन ऑन डियर स्टडी 21। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टडी 21 को आप सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आपके स्कूल कॉलेज ट्यूशन खुल जाएंगे तब तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, ठीक है। मैंने आपको उपचयन और अपचयन ये दो चीज़ें बताया था पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में। तो उपचयन क्या होता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, ठीक है, और हाइड्रोजन का कमी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का योग हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो इसी उपचयन अभिक्रिया के कुछ प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। वो प्रभाव संक्षारण और विकृत गंधिता। तो पहले हम लोग समझेंगे संक्षारण क्या होता है। संक्षारण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और संक्षारण का डेफिनेशन कई बार पूछ देता है एग्जाम में डायरेक्टली कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, एक या दो उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण क्या होता है? देखिए, आप अपने अगल बगल लोहे की चीज़ों को देखते होंगे। तो लोहे की जो पदार्थ होती है, लोहा, वो जनरली क्या होता है, धीरे धीरे उस पर देखते होंगे भूरा कलर का परत चढ़ना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना। वो जंग कैसे लगता है आपको पता है? वो जंग लगता है इन्वायरमेंट में खुला छोड़ने के कारण। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, जो इन्वायरमेंट में जो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है ना, पानी का मात्रा, उसको बोलते हैं आर्द्रता। और अम्ल आदि की उपस्थिति के संपर्क के कारण ये धीरे धीरे जंग लगने लगती है, ठीक है। तो संक्षारण होता क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास के वायु, आर्द्रता एवं अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होने लगती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो संक्षारण से बचाने का कुछ उपाय है? बिल्कुल है, आप करते भी होंगे, अपने घरों में देखते होंगे कि लोहे के जो गेट वगैरह बनाते हैं, आप उसमें क्या करते हैं? इसके ऊपर पेंट लगाते हैं, मतलब लोहे के ऊपर जंग लगना इसका एग्जाम्पल है। और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, वो भी इसका संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो इससे बचाने का उपाय क्या है? लोहे की वस्तुओं के ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यसद लेपन मतलब गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है? आप जो साइकिल चलाते हैं उसका हैंडल में देखिएगा, ऊपर में बिल्कुल चांदी मतलब चमकीला कलर का जो कलर होता है ना, उसमें क्या होता है? लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जेडन मतलब जिंक। ये लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही यसद लेपन कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारे प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आप संक्षारण क्लियर हो गया होगा। आप अपना नोट्स बना लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विकृत गंधिता क्या होता है? देखिए, तो सबसे पहले इस चीज़ों को हम घर के जनरल जो हम लोग का फेनोमेना होता है ना, उससे रिलेट करके समझेंगे, ठीक है। विकृत गंधिता, आप कई बार देखते होंगे कि आपके घर में कुछ चीज़ें बनाई जाती है, तेल, वसायुक्त तेल वगैरह, जैसे कि निमकी आपने छान के रखा या फिर ठेकुआ वगैरह बना के रखा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जल्दी इन्हें खा करके ख़त्म कीजिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। आपको पता है, उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्योंकि जब आप निमकी छान करके रखते हैं, आप 10-15 दिन के बाद उसको खाएंगे, तो उसका टेस्ट और उसका जो स्मेल है, उस दोनों में क्या होगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। तो डेफिनेशन देख लीजिए। जब वसायुक्त या तैलीय मतलब जो तेल से छाना हुआ होता है, ठीक है, जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा जाता है,
तो ये उपचयित होकर मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आना, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाता है और इसके गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता से रोकने का उपाय है, बिल्कुल है, नाइट्रोजन गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस को हटा करके इसके जगह पे हम लोग नाइट्रोजन गैस को अगर फिल कर देंगे तो वो चीज़ विकृत गंधिता जल्दी नहीं होगा। आप कुरकुरे का पैकेट देखते होंगे, चिप्स वगैरह का, उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा आपको पैकेट दिखता है, आप फाड़ते हैं, थोड़ा सा उसमें कुरकुरे या चिप्स निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? ताकि वो जल्दी विकृत गंधित ना हो, मतलब उसका गंध और स्वाद जल्दी खराब ना हो, आप उसको लंबे समय तक खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर का हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब वायु बंद डिब्बा, मतलब ऐसा कंटेनर या ऐसा बर्तन जिसको हम लोग पूरी तरह से टाइट करके उसके अंदर अपने सामान को रख दे जिसमें हवा पास ना हो, इसीलिए इसको बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन है, मतलब फ्रिज में रख करके चीज़ों को आप कुछ दिन तक यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे 3 प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग विकृत गंधित होने से किसी भी पदार्थ को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 2 टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा, विकृत गंधिता और संक्षारण। ठीक है, ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया का डिस्कशन मैंने पिछला वीडियो में किया है, आप नहीं देखें तो वहाँ देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्मा-शोषी और ऊष्मा-क्षेपी ये 2 अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ऊष्मा-शोषी आप नाम पे देख रहे होंगे, ऊष्मा का मतलब हो गया हीट और शोषी का मतलब हो गया शोषण, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। सिंपल सी बात है ना? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा, मतलब ऊष्मा चाहिए उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया। जैसे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब संगमरमर पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। जैसे हम इसको थोड़ा सा हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaO और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कच्चा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में CaCO3 टूट जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो ये हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको ऊष्माक्षेपी भी बता ही देता हूँ। ऊष्माक्षेपी क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसे हम लोग जब श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं ना, तो उसमें वो कैसा प्रोसेस होता है? कंप्लीट श्वसन प्रक्रिया, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि उसके साथ ऊष्मा निकलती है। वियोजन अभिक्रियाएं जितनी भी होती है ऑलमोस्ट सबको क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, क्योंकि सबको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए हम लोग को? ऊष्मा ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें। ठीक है, कहीं पे सनलाइट से टूटता है, कहीं पे हीट देते हैं, तो कहीं पर कुछ और देते हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो पहला चैप्टर का कंप्लीट नोट्स से जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़नी थी वो सभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है मेरे नोट्स के थ्रू। अब हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे यहाँ पर बार बार कन्फ्यूजन करते हैं, मतलब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हेडफोन लगा लो या साइड हो जाओ, आराम से कहीं पर बैठो, कॉपी कलम ले लो और ध्यान से इस वीडियो को देखो, क्योंकि आज आपको समझ में आने वाला है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर आप एक बार में चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तो कल आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, कहीं जब हम लोग चीज़ों को एक बार देखने के बाद नहीं समझ पाते हैं ना, तो एक प्रेशर अंदर में डेवलप होता है कि यार हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो ये सारी बातें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो आज आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आप पैसेंस बनाए रखिए और आपको धीरे धीरे हर बात समझ में आएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ये एक रासायनिक समीकरण है, ये एक रासायनिक समीकरण आप देख पा रहे होंगे, जिसमें दो चीज Mg और O2, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये रासायनिक एक समीकरण है और इसको संतुलित करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आपको जानना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई, क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। तो इसका आंसर निकलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है कि प्रकृति में जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ही हम लोग अनुपालन करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्लियर है? तो संतुलित कैसे करेंगे? तो आप अपने दैनिक जीवन में, मतलब आप अपने लाइफ में ना रोज कई रासायनिक समीकरण आप संतुलित करते हैं। आपको पता है? नहीं पता है ना? तो आपको जानकर ये हैरानी होगा कि एक आम आदमी भी, एक ठेले वाला, एक रिक्शे वाला, एक फल वाला, एक कोयला वाला, हर आदमी अपने जीवन में रासायनिक समीकरण को संतुलित करता है। मैं ऐसा समझने के लिए कह रहा हूँ। कैसे आप बोलोगे?
तो हम लोग हिसाब क्या रखते हैं, आज अब मैंने आपको 10 रुपया दिया तो मेरे को हिसाब रहता है कि कल आपसे 10 रुपया मेरे को लेना है। अगर किसी ने मेरे को 2 थप्पड़ मारा तो ये हिसाब रहता है हमें कि कल उसे हमको 2 थप्पड़ मारना है क्योंकि आज वो मारा है। तो मतलब बराबर का हिसाब, किस हिसाब से चलते हैं हम लोग, बराबर। तो यही बराबर का हिसाब तो हम लोगों को करना है यहाँ। हम लोगों को यही बराबर का हिसाब रखना है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का मतलब आप समझिए कि चीज़ों को बराबर करना है। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जितने भी परमाणु होंगे, सबको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए एक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर आपको एक आ गया ना तो बाकी आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, ये एक रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। मतलब इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, और इसको रिएक्टेंट मतलब शायद अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें यूज हुआ है। अगर रिएक्टेंट में देखेंगे आप इसमें तो क्या क्या यूज हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 चीज़ें यूज हुआ है। तो मैग्नीशियम का नंबर यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर मैग्नीशियम का नंबर कितना है, 1 है। मतलब LHS और RHS दोनों साइड में मैग्नीशियम मैग्नीशियम 1 है, 1 है, इक्वल इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। मतलब LHS में ऑक्सीजन 2 है, RHS में ऑक्सीजन कितना है इधर, 1 है। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 2 है तो 2 को तो हम लोग 1 नहीं बना सकते, लेकिन इस 1 को हम लोग 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह 2 कर देंगे। तो 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग को इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो कभी भी हम लोग किसी भी कंपाउंड के आगे तरफ नंबर को लिखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो हम लोगों को आगे तरफ लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ पर 2 लिखें तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ इस Mg, ये जो आप Mg यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस Mg के लिए भी तो यहाँ पर 2 हो गया ना, लेकिन इधर तो Mg एक ही है, तो हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब आप इक्वेशन को देखिए ध्यान से, 2Mg मतलब 2 गो मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 गो मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन के लिए 2 है। आगे तरफ 2 लगा है मतलब सबके लिए 2 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण किस तरह बैलेंस होगा, हम लोग यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 जैसे ही लगाए तो Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए ये समीकरण बिल्कुल ही बैलेंस है। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है, क्या कि LHS और RHS इन दोनों साइड में जो भी एलिमेंट हुआ है उसका परमाणु संख्या को बराबर बराबर करना है। मतलब अगर यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 या 2 परमाणु है या फिर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो इधर भी 2 परमाणु को ऐड करेंगे, पहला बात। दूसरा बात कि जब भी हम लोग ऐड करेंगे ना नंबर को, कि 2 या 3 बनाना है, 5 बनाना है, तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 2 लिखना था तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग, कहाँ लिखेंगे, हम लोग बिल्कुल उसके आगे साइड लिखेंगे कंपाउंड का। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे वीडियो को फिर से देखिए आप बैक करके। अब चलिए कुछ समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित करना है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि इधर और इधर सब बराबर होना चाहिए। तो चलिए बराबर करते हैं। इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है। और हाँ, और एक ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, कि कभी भी संतुलित करेंगे ना तो थोड़ा सा आसानी पड़ता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इन दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलो हाइड्रोजन का काम खत्म। सल्फेट SO4 कितना है, एगो है SO4। यहाँ पर SO4 एगो है, बराबर हो गया। इधर Zn एगो, इधर Zn एगो, तो सब तो आपस में क्या है, इक्वल है। ये मतलब ये बैलेंस है, संतुलित है, इसको कुछ करना ही नहीं है। दूसरा इक्वेशन है Fe प्लस H2 रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। तो चलिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को इस 1 को 4 बनाना पड़ेगा। तो इस 1 को 4 बनाने के लिए 1 सेकेंड, इस 1 को 4 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 ऐड करेंगे। थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, कैसे हो रहा है, देखिए हम लोग यहाँ पे 4 लगा दिए। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही 4 लगाए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, लेकिन 4 लगाए आगे साइड तो ये हाइड्रोजन के लिए भी 4 हो गया ना। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 था और जब इस तरह से होगा ना तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो 2 चौका कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन मात्र 2 है, तो हम लोग यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर आपका 4 लग जाएगा, इधर आपका 4 लग जाएगा। 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, Fe3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो ये आपका बैलेंस हो गया 3Fe प्लस 4H2 रिएक्शन Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग संतुलित करते हैं। अब आप भी कर सकते हैं।
कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ब्रैकेट वाला जो होता है रासायनिक समीकरण उसको संतुलित हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप लोग इसको भी बहुत आसानी से कर लीजिएगा। कुछ नहीं, मेरा एक ही ट्रिक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, LHS RHS सबको बराबर करना है। बराबर करना है ना, चलो इधर हाइड बराबर करने के लिए ट्रिक दो ही चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या क्या, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। देखिए जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इस तरह से ब्रैकेट करके OH और 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2-2 होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, मतलब इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर Ca एगो है, यहाँ पर Ca एगो है, मतलब ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये CaO है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कच्चा चूना। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, कच्चा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर जब कैल्शियम ऑक्साइड चूना को आप घर पे लाते हैं पचूड़ा करने के लिए, फिर आप उसको पानी में डालते हैं। आप जैसे इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, CaOH2 बनता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसी को बोलते हैं, CaOH2 को फॉर्मूला है, नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, और थोड़ा सा हीट भी निकलता होगा, आप देखते होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। देखिए ध्यान से, बैलेंस करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। जैसे हम लोग 2 लगाए तो ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे ताकि 2 दूना 4 हाइड्रोजन। ठीक है, बराबर हो गया 2H2 + O2 रिएक्शन 2H2O। इसके बाद जो मेरा इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बताइए कैसे। तो आज मैं अभी आपको इसका आंसर बताऊंगा इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, और आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और आप समझ पाएंगे। आप हेडफोन लगाए रखिए या फिर कहीं पर भी सुन रहे हैं तो आराम से मेरे बातों को सुनिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, मतलब श्वसन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है कैसे। तो आपको बताना है कि हम लोग जो खाते पीते हैं, जैसे कि मान लीजिए चावल, आलू, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो टूट करके क्या बनाता है, वो टूट करके ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। 1 सेकेंड। ठीक है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसी टाइप से होता है। जब हम लोग बहुत सारे चीज़ खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज जब हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से जाकर के मिलता है तब हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से जाकर के मिला शरीर की प्रत्येक कोशिका में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा अमाउंट में वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग को यहाँ से ऊर्जा मिलता है किसी भी काम को करने के लिए। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप देख पा रहे हैं ऊर्जा निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो सॉरी, इसको थोड़ा बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पर अगर 6 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखना है आप लोगों को, क्या क्या देखना है कि यहाँ पर क्या क्या है, आप ध्यान दीजिए। ये जो समीकरण, इसमें क्या क्या चीज़ है, तो एक कार्बन है दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा और एक ऑक्सीजन दिख रहा होगा। तो 3 चीज़ों को बराबर करना है। हाइड्रोजन हो चुका है, अब देखते हैं ऑक्सीजन की बारी। चलिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 8 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग 6 लगा चुके हैं आगे, तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2, 8 ऑक्सीजन हो चुका है। यहाँ पर कार्बन 6 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो हम लोग को यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 6 लगाए तो इस CO2 में क्या था, ऑक्सीजन भी था कार्बन के साथ, मतलब अब ऑक्सीजन का नंबर हम लोग का गड़बड़ा गया होगा। अब इधर आप ध्यान से देखिए, इधर इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 6, 18 ऑक्सीजन हो गया। तो 18 ऑक्सीजन आपका हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आप कितना है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2। अगर हम लोग यहाँ पर 6 लगा देंगे तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और यहाँ पर 6, 18 ऑक्सीजन हो गया हम लोगों का। तो इधर भी 18 ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या क्या किया हम लोग, यहाँ पर एक 6 लगाए थे, यहाँ पर एक 6 लगाए थे, यहाँ पर एक 6 लगाए थे। चलिए मिला लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 दूना 12, ऑक्सीजन 6 और 6 दूना 12, 18, ऑक्सीजन इधर 6 दूना 12 और इधर 6, 18, C6, यहाँ पर भी C6 है।
एक इक्वेशन है कि जब हम लोग लोहा को थोड़ा सा फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं FeSO4 को, तो क्या बन रहा है Fe2O3 SO2 और SO3। इसको बराबर करते हैं चलिए। तो यहाँ पर SO4, इधर तो SO4 नहीं है, तो हम लोग इसको अलग अलग करके देखेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो कितना हो गया ऑक्सीजन हम लोगों का टोटल? 3 2 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, 3 2 5 और 3 8 हो गया। तो 8 अगर ऑक्सीजन हो गया है, तो अगर आप यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 चौका 8 ऑक्सीजन आपका इधर भी हो गया। Fe कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर Fe कितना है 2 है। इसके साथ सल्फर 1 1 2 है, यहाँ पर S 2 हो गया। मतलब ये बैलेंस हो जाएगा ये इक्वेशन। बस आपको केवल यहाँ पर 2 लगाना है। आप देख सकते हैं बराबर करके सब चीज़ आपको यहाँ पर बराबर दिखेगा। तो इसी तरह से हम लोग बाकी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लिख रखा है। आप इन सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, और जिनसे जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। मैं कोई और नहीं बल्कि आप ही के स्कूल का 2015 बैच का टॉपर हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपके एज ए सीनियर आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ फिलहाल लॉकडाउन में। तो इसीलिए आप बेझिझक होकर के हमसे क्वेश्चन पूछिए। ये देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख करके रखा है, और इन सभी क्वेश्चन को आप बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए इस रासायनिक समीकरण को, और आप मुझे भेजिए। मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा आपके कितने समीकरण सही है और कितने गलत है। ठीक है, इसके बाद हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और लॉकडाउन के बाद वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और बनाइए इन सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और मेरे जो वीडियो को पहला पार्ट को नहीं देखें वो वीडियो के पहला पार्ट को देखिए, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के जितने प्रकार है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के उल्टा मतलब विपरीत क्यों कहते हैं, वो सभी आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, और इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इस चीज़ को, और संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दो टॉपिक का डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस आज भी और आने वाले कल में भी मिलते रहेंगे। सभी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगा इधर। ठीक है, इसी तरह नोट्स के थ्रू आप अपना नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।